नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार बिहार में क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। दरअसल एक बात आप सब जानते हैं कि पहले भी एक आईएएस ऑफिसर गिरफ्तार हुए और कहा यह गया कि रीशु श्री नाम का एक बिचौलिया जिसका नेटवर्क आईएएस ऑफिसर के बीच में जबरदस्त है और वो आईएएस ऑफिसर को अलग अलग तरीके से ऑबलाइज करता है और साथ ही साथ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है। दरअसल अभी दो आईएएस ऑफिसर का नाम सुर्खियों पर है और कहा यह जा रहा है कि निगरानी विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से परमिशन मांगा है। और दरअसल इन दो ऑफिसरों के खिलाफ ईडी का शिकंजा तेज हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अब उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ शिकंजा मजबूत करना चाह रही है या इन अफसरों के जरिए बीजेपी उन नेताओं तक पहुंचना चाह रही है जो लंबे समय तक अफसरों के साथ गठजोड़ कर सरकारी पैसे का पलीता लगा रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं और किस तरीके से अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई बार विपक्ष ने यह कहते हुए हमला किया कि एक ही पुल को तीन तीन बार बनाया जा रहा है और तीन तीन बार वो ध्वस्त हो जा रहा है। आखिरकार ये कौन कंपनी बना रही है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको कौन से ऑफिसर हैं जो कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगते रहे, पर गंभीर सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में रीशु श्री की भूमिका क्या रही है। रीशु श्री कैसे सरकार के अफसरों के बीच में गहरी पैठ बना चुके हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार डीजीपी किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या पुलिस के आधुनिकीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जब जितना गलत करना था कर लिया, अब सबका कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, हम आपके खिलाफ कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि बिहार के डीजीपी क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। नहीं होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। कड़ी कार्रवाई किसके खिलाफ करेगी? क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ करेगी? योगेश कुमार सागर, इनको रीशु श्री ने कैसे ऑबलाइज किया? अभिलाषा कुमारी शर्मा, इनको रीशु श्री ने कैसे ऑबलाइज किया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों बिहार सरकार में कई इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री में रह चुके हैं और बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ठेकेदार रीशु के देश भर के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है, 33 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग में भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। सूरत, गुड़गांव, नई दिल्ली के 9 ठिकानों पर छापेमारी, कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। दरअसल ये रीशु श्री है कौन और इसका कनेक्शन बिहार ब्यूरोक्रेसी में क्या है? क्या रीशु श्री का बार बार नाम आने के बावजूद
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऋषुश्री की पहुंच कहां तक है? क्या उस अफसर तक पहुंच है जो बिहार को चला रहे हैं? क्या उस अफसर तक पहुंच है जो तमाम कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है? क्योंकि विपक्ष बार बार तो कहता है कि बिहार में रिटायर्ड अफसर ही सरकार चला रहे हैं। स्थिति क्या है? या बीजेपी अब ताकतवर बन के उभरी है तो बीजेपी अब ऐसे अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगी है, इनको शिकंजे में लेने लगी है, या बीजेपी की कोई और मंशा है? इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम सीधा चल रहे हैं अपने मेहमान के पास। साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता पटना से भी जुड़े हैं। हमारे साथ संवाददाता सुजीत जुड़े हैं पटना से। सुजीत, स्वागत है आपका। मृत्युंजय शर्मा, प्रियदर्शी रंजन, राम बंधु वत्स, ये तीनों राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत, पहले भी ऋषुश्री का नाम आया है और फिर ऋषुश्री का नाम चर्चा में है, और इस वजह से दो अधिकारी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए हैं कि विदेशों में कैसे ऋषुश्री ने अलग अलग तरीके से इनको अबलाइज किया है। आपको पुख्ता पता होगा, पटना की ब्यूरोक्रेसी में ये खबर हलचल मचाए हुए होगा, क्योंकि निगरानी विभाग ने चीफ सेक्रेटरी से परमिशन भी मांगा है और ईडी का शिकंजा मजबूत हुआ है। सवाल ये उठता है कि बिहार ब्यूरोक्रेसी में चल क्या रहा है? सुजीत, देखिए पंकज जी, चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद से जो केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से हरकत में है, ये एक मैसेज देने की पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार को लेकर के कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। देखिए, एक नाम जो है ऋषि सिंह, ये बहुत चर्चा में है। थोड़ा सा मैं जो जानकारी मेरे पास है, जब मीडिया वालों ने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि ऋषि सिंह आखिर है कौन, जो चर्चा में निकल के आते हैं, कि कितने लोगों से संबंध है, कौन कौन से ऐसे ताकतवर ऑफिसर्स हैं जिनसे ऋषि सिंह की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है। तो ऋषु रंजन सिन्हा इनका पूरा नाम है, और सत्ता के गलियारे में अभी तक जो चीजें सामने आई है, वहां पे ये बहुत मजबूत तरीके से निकल करके सामने आ रहे हैं। यहाँ तक की बात सामने आ रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कि ऋषु की जो है ये कम से कम एक दर्जन ऐसे बड़े अधिकारी हैं बिहार की ब्यूरोक्रेसी में, जिसके ये खास लाइनर माने जाते हैं। जो चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में निकल कर सामने आ रही हैं, उनमें भी दो बहुत अहम पद वाले हैं जिनको ऋषु श्री का एकदम खासम खास माना जाता है। यहाँ तक तो कहा जा रहा है कि उनके ऑफिस में ऋषु श्री का जो रुतबा था वो बड़े साहब के बराबर था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं पंकज जी की ऋषु श्री की पहुंच कितनी तगड़ी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि चल क्या रहा है, बिल्कुल सही बात है, खलबली तो मची हुई है। एक ऋषु श्री जो है, ये जिस तरीके की जो जांच चल रही है, जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही है, ऋषु श्री को एक किंग पिन माना जा रहा है। एजेंसियां इस बात को लेकर के चल रही है कि अगर ऋषु श्री से जांच में ठीक ठाक तरीके से जांच की जाए तो बहुत सारे राज खुल सकते हैं, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितता को लेकर के, जिसको लेकर के हमेशा ऋषु श्री के ऊपर उंगली उठती रही है पहले से भी। आपको याद होगा पंकज जी, कुछ समय पहले जब संजीव हंस के मामले में कार्रवाई की गई थी, उस समय सबसे पहले ऋषु श्री का नाम सामने आया था। तब से ये बात बिहार की राजनीतिक फिजा में घूम रही है कि आखिर ऋषु श्री है कौन। और अब देखिए आप, संजीव हंस का नाम आया, अब ऋषु श्री के शिकंजे में दो और आईएएस अधिकारियों की बात सामने आ रही है फंसने की। तो ये जो पूरा जो गोलम गोल जो चल रहा है पंकज जी, ये छोटी मोटी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात का इशारा कर रहा है कि एक नेक्सस जो बना हुआ है, उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जांच एजेंसियां अपनी जांच को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो चीजें हमारे पास आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन जब ऑथेंटिकेट जो चीजें सामने आएंगी तो हो सकता है कि बहुत बड़ी बात सामने आ जाए। जी पंकज जी। नहीं, बहुत बड़ी बात सामने आ जाए वो बात ठीक है, ये प्रेस रिलीज भी सामने आ रहा है। मृत्युंजय जी, दो अफसर सवालों के घेरे में। चुनाव से पहले एक अफसर जेल भी गए थे, ईडी का शिकंजा कसा था। इन दो अफसरों को सवालों के घेरे में लेने के पीछे का मंशा आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऋषु श्री बार बार चर्चित नाम,
लेकिन इनका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। आखिरकार ये हैं कौन? मुझे जो लगता है जब से नई सरकार बनी है और एक प्रकार से जो नैरेटिव बना था एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ के 20 वर्षों के शासन के खिलाफ कि ठीक है बिजली सड़क पानी ये सब तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अनसॉल्व हैं, जिसमें जॉब्स की बात की गई, पलायन की बात की गई और ब्यूरोक्रेसी के करप्शन की भी कई बार की गई। आपको ध्यान होगा तरह तरह के टैक्सों का नाम लिया गया, कभी डीके टैक्स बोला गया, कभी अलग टैक्सेस बोले गए। जमीनी लेवल पे भी जो सीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, उसमें करप्शन की बातें काफी निकल के आई कैंपेन में। तो मुझे लगता है ये सरकार इस चीज को टैकल करना चाहती है कि जो भी वैसे मुद्दे जो निकल के आ रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जो शायद नेगेटिव हो सकते थे लेकिन फाइनली हुए नहीं, उनको किसी तरह से टैकल किया जाए। दूसरा मुझे लगता है कि एज अ पार्टी बीजेपी ऑल्सो, चूंकि अब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, तो और जनरली आप देखेंगे कि जो बीजेपी की सरकारें होती हैं उसके कुछ सेंट्रल थीम्स होते हैं गवर्नेंस के एक प्रकार से। उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देखेंगे काफी बात करती है, चाहे यूपी देख ले, महाराष्ट्र देख ले, उसमें आप वो देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की काफी बात करती है, उसमें करप्शन के खिलाफ रहने की काफी बात करती है। तो मेरे ख्याल से एक वो सिग्नेचर अपना छोड़ना उस गवर्नेंस पे सम्राट चौधरी और उनके मंत्रालय के द्वारा, वो भी बीजेपी कोशिश करेगी। और उसी का मुझे लगता है इनफैक्ट जो पहला कैबिनेट हुआ उसमें जो डिसीजंस हुए, आप देखिए वो एकदम अलग थे पहले जो कैबिनेट के डिसीजंस होते थे उसमें। इसमें बात की गई वो 25 चीनी मिल को फिर से स्टार्ट करने की, 11 नए टाउनशिप्स की, डिफेंस कॉरिडोर की, टेक्नोलॉजी पार्क की, और उसका सीधा सीधा आप श्रेय दे सकते हैं जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान नेगेटिविटी होती थी उसको। अब ये जो मेरे ख्याल से करप्शन को भी टैकल करने की जो बात की जा रही है, अभी 2 आईएएस ऑफिसर्स को सिलेक्टिवली जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता है वही ब्रॉडर जो एम है कि करप्शन के खिलाफ जितनी आवाज उठ रही थी उसका एक तरह से जवाब देने की, कि हमारा नो टॉलरेंस की नीति है करप्शन के खिलाफ। और उसके एग्जाम्पल सेट करने के तौर पर मुझे लगता है, क्योंकि पहले से भी एक कार्रवाई चल रही थी, उसी को एक्सटेंड करते हुए, उसी को मेरे को लगता है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करते हुए वो चाहेंगे कि इसको कंक्लूसिव एंड तक ले जाया जा सके, ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन की बार बार बात उठती थी वो एक तरह से वो स्टिग्मा ब्रेक हो लगे कि नहीं नहीं, सरकार अलग है, ब्यूरोक्रेसी अलग है, और जब कभी ब्यूरोक्रेसी कुछ करप्शन करेगी तो सरकार उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करेगी जैसे लेट से लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में करती है। तो ये मुझे लगता है उस सिग्नलिंग का ही परिणाम है। और दूसरा एक और चीज आप देखेंगे पंकज जी कि पिछले कम से कम 5-7 वर्षों में मैंने ये थोड़ा सा ट्रेंड देखा है। पहले जो आईएएस ऑफिसर्स थे वो एक प्रकार से इम्यून माने जाते थे कि किसी प्रकार से वो कोई जेल तो नहीं जाने वाला, मतलब वो एक तरह से इम्यूनिटी होती थी। लेकिन आप देखेंगे पिछले 5-7 वर्षों में हमारे, आप झारखंड में देख लीजिए, 2-2 सीनियर आईएएस ऑफिसर इनफैक्ट 2-2 वर्ष जेल में अभी अभी निकले हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए इनफैक्ट। तो अब वो जो आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ भी प्यूनिटिव एक्शन, ना सिर्फ सस्पेंड होना या उसको पद से हटाना, बल्कि एक्चुअली कार्रवाई करना, जेल भेजना और उसको फिर कन्विक्ट करना, उसी को एक्सटेंड करते हुए बिहार में मुझे लगता है वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर से वो इसका पूरा थीम में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो जो भी इश्यूज उठे थे उसको देखता हूं, और आगे इसकी और संभावना में बढ़ते हुए देखता हूं किस प्रकार के एक्शंस लिए जाएंगे। चलिए, किस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे ये आप देख पा रहे हैं, लेकिन और भी बहुत तरह की खबरें छप रही। आपको बता दें कि कुछ वेबसाइट ने यहाँ तक छापा है कि 2024 में एक रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी ने कई सारे अफसरों को जो है पैसे दिए, गोल्ड कॉइन्स दिए, बहुत कुछ दिए। सवाल यह है कि उस डिपार्टमेंट के, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुखिया ने इस बाबत उस समय के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी जून 2024 में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये विधानसभा चुनाव से पहले की कहानी है, और अब विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारी कहानी सामने आ रही है। निगरानी विभाग एक्टिव है, ईडी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी से कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो मैं यही बात जानना चाह रहा हूँ मृत्युंजय शर्मा। मैं तो अभी 2 आईएएस ऑफिसर की चर्चा करूंगा, ये तो बहुत सारे ऐसे खबर हैं जो सोर्सेस के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट्स पर लिखे गए, पर सवाल करप्शन का है। और करप्शन का जो आरोप सरकार पर लग रहा था, भले ही सरकार थंपिंग मेजॉरिटी से जीती है, पर आपको लग रहा है कि अब सरकार इसको लेकर के जाग गई है और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने में आगे बढ़ गई है। पंकज जी बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मैं उससे वाकिफ रखता हूं। और देख लीजिए जो इलेक्शन के पहले जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का मुद्दा उठा था, उसका रीजन भी यही है
कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए थे पब्लिक में और जिसपे बहुत सूटेबल एक्शन नहीं लिया गया या कंक्लूसिव एक्शन नहीं लिया गया, और इसलिए वो नैरेटिव बन के आया, इसलिए लोगों ने उसको एक तरह से टेकअप किया कि हाँ ये सही बात है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा, जिस प्रकार का मैंडेट मिला है पंकज जी, कई बार होता है कि सरकार का बहुमत में आना और ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी से बहुमत में आना, तो मुझे लगता है सरकारें भी और रिस्पॉन्सिबल फील करती है कि जिस प्रकार की थंपिंग मेजॉरिटी, अगर हम अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे जो भी जनरल ग्रीवांसेस रहे हैं, तो फिर जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी, जनता हमें जो खरा उतरना चाहिए वो हम नहीं उतर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक शिफ्ट इस कारण से भी आया है कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी मिली है, और इसलिए जो जो प्रॉब्लम्स पिछली सरकार में शायद दिखी है उसको ये सरकार सॉल्व करने की कोशिश करेगी, और उसमें ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एक बहुत मेजर मुद्दा रहा है। मैं जब ग्राउंड पे भी था तो जनरली एक बात जो निकल के आती थी, बहुत सारी अच्छी चीजें थी, कुछ बुरी चीजें भी थी, तो उसमें जो सरकारी कार्यालयों में करप्शन की बात है वो बार बार निकल के आ रही थी। और मुझे लगता है कि जैसे 2005 से 10 वाले टेन्योर में नीतीश जी की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को एकदम मास स्केल पे लिया था, एक चेंज करने का, गवर्नेंस का एक प्रकार से मॉडल पेश करने का, मुझे लगता है इस सरकार में ब्रॉडली जॉब्स पे और जॉब से पलायन को भी करेक्ट कर ले, और दूसरा करप्शन पे मुझे लगता है काफी स्पेसिफिक फोकस रहने वाला है, ताकि जब 30 में ये लोग चुनाव में जाए तो ये कह सके कि देखिए जो कंप्लेंट्स थी पिछली बार के चुनावी कैंपेन में उसको हमने कम से कम सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल उठता है ना कि एक किसी ठेकेदार का इतना वर्चस्व कैसे बढ़ जाता है प्रियदर्शी रंजन। अगर हम रिशु श्री की बात करें तो रिशु श्री का नाम तो पहले भी आया हुआ, एक आईएएस ऑफिसर जेल भी गए, ईडी की कार्रवाई हुई और वो आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े पद पर रहे थे पर वो जेल गए। पर रिशु श्री का जलवा देखिए, रिशु श्री के बारे में कहा जाता है कि कई विभागों, जल संसाधन, शहरी विकास, भवन निर्माण, सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में ठेकेदार या उप ठेकेदार रहा है। उसकी कंपनियों को सरकार के बड़े निर्माण विकास कार्यों के ठेके मिले। उसने अधिकारियों के साथ गठजोड़ कर टेंडर प्रक्रिया में पहले से सेटिंग कर ली। मतलब ब्यूरोक्रेसी में उसका क्या इनरोड है, इस बारे में सुन लीजिए। दो ब्यूरोक्रेट्स बाहर जाते हैं और उनको कैसे ऑबलाइज करना है वो जानता है, उनको क्या दिलाना है वो जानता है। मजेदार बात यह है कि छत पे क्या गमला लगना है, पौधा लगना है, उसका भी खर्चा वो बियर करता है। आप समझिए कि ये रिशु श्री है क्या। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा टेंडर की शर्तें रखवाता है जिससे उसकी कंपनियां ही उसमें फिट हों। वह सब ठेकेदारी और अन्य लेन देन के जरिए कमीशन व ब्राइब मनी बांटता था। जांच एजेंसियों ने पाया कि उसके नाम पे 61 संपत्तियां हैं जिनका दाम तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए से ऊपर होगा, और ये 7-8 साल में कमाया हुआ धन है। बड़ा सवाल ये है कि इसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं, पहले से इसका चर्चा होता रहा है, फिर भी इसका काम बंद नहीं हुआ है, फिर भी ये लोगों को ऑबलाइज करना खत्म नहीं किया है, फिर भी ये आईएएस के साथ बैठना बंद नहीं किया है। ये आईएएस जो अपने को कहते हैं आई एम सुप्रीम, मैं किसी के टच, मुझे कोई छू नहीं सकता, जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है, ये आईएएस ऑफिसर को लगता है कि किसी मुल्क की पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकती, उनको पकड़ नहीं सकती। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस सरकार में अब आईएएस के ऊपर जांच की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इस पहल को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी ज्यादा ताकतवर हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, या सरकार पर जो भ्रष्टाचार का तमगा लग रहा है ये सरकार उसको धो देना चाहती है? क्योंकि याद करिए 2020 में सरकार के पास मेजॉरिटी था पर बहुत थीन मेजॉरिटी था, 12,000 से सरकार बनी थी वोटों के अंतर से। इस बार 200 से ज्यादा सीटें मिली है। मेजॉरिटी जब प्रचंड हो तो ब्यूरोक्रेसी कमजोर होती है और सरकार हावी होती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको प्रियदर्शी नहीं, रंजन? मैं इसको इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि पिछले 20 सालों में जितने बिहार में आईएएस पर आरोप लगे हैं उतने मंत्रियों पर नहीं लगे हैं। यह दिलचस्प है। कहा जाता है, पूरे देश भर में ये डिस्कोर्स चलता है कि मंत्री भ्रष्ट होते हैं या राजनीति भ्रष्ट है। उसकी तुलना में बिहार अलग ही उदाहरण पेश किया है पिछले 20 सालों में, जहां मंत्रियों पर कम
आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर ज्यादा आरोप लगे हैं, ज्यादा विवादों में अधिकारी रहे हैं। एक नाम नहीं है, संजीव हंस का नाम है इसमें, अनेक नाम हैं जिनको आप गिन सकते हैं। और ये भी बात एक कही जाती थी कि नीतीश कुमार की सरकार मंत्रियों से ज्यादा अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है। अगर चलाई नहीं जा रही होती तो इस तरीके के मामले ही नहीं होते, वाकई चलाया जाता है। तभी इस तरीके के राजश्री पैदा ले लेते हैं, या इस तरीके से चीजें होती हैं कि कोई आईएएस अधिकारी एक बिचौलिए के संपर्क में रहता है, और ये राजश्री खास है, बेहद खास व्यक्ति है। इसका गेस्ट बनना, अतिथि बनना आईएएस लोगों के लिए गर्व का विषय होता था, होड़ होता था कि आईएएस लोग में ये ऐसी बेचैनी रहती थी कि किसी तरीके से राजश्री का अतिथि बना जाए। सिर्फ अतिथि बनने भर से राजश्री इन लोगों को इतना खुश कर देता था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बागबानी और ये सब चीजें तो छोटी चीज है कि गमला लगा दिया है। ट्रिप, विदेशी ट्रिप आईएएस अधिकारियों को कोई उपलब्ध करा सकता था तो दो राजश्री, और कराया। कई आईएएस अधिकारियों को अभी और चीजें खुलासे में आएंगी, अभी मामूली चीजें खुल करके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे और चीजें खुलेंगी। तो ये जो मसला है, दो मसला प्रमुख तौर पर, कि ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से बिहार में क्यों बेलगाम हुआ, 20 सालों का ये नतीजा रहा है। जो आरोप इस राजू से लेकर के तमाम आईएएस अधिकारियों पर लगे, इसके बावजूद नीतीश कुमार का भरोसा आईएएस अधिकारियों पर बना रहा, ऐसा क्यों? और अब जब भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई है, तो क्या आईएएस अधिकारियों का मनोबल तोड़ करके मंत्रियों का मनोबल बढ़ाना चाहती है, मैसेज देना चाहती है कि जब तो हो गया सो हो गया, अब इस तरीके से नहीं चलेगा? क्योंकि कई मंत्रियों पर लगाम सभी को मालूम होगा नीतीश कुमार ने कसा है आईएएस अधिकारियों के भरोसे मार्फत में। किसी को नापसंद करते थे किसी मंत्री को, तो उसके यहाँ एक ऐसे आईएएस को डिप्यूट कर देते थे जो मंत्री पर लगाम कस सके। कसा है कई लोगों ने। चहेते अधिकारियों की चर्चा नीतीश के भूंजा पार्टी से लेकर के तमाम जगहों पर होती रही है। उस तरीके से जो चीजें हुई, उसका नतीजा है कि इतने आईएएस अधिकारी विवादों में घिर गए। अब भारतीय जनता पार्टी उनके तलिस्म को तोड़ना चाहती है, कोशिश कर रही है। संजीव हंस का जब मामला आया था उस समय भी ये कहा गया था, और था भी मामला, कि नीतीश कुमार को कंट्रोल किया जाए। और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ज्यों-ज्यों कमजोर हुआ है, आईएएस और ताकतवर हुए हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी भी 5 आईएएस हैं जो सरकार चला रहे हैं। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार यानी कुर्मी की सरकार, इधर भारतीय जनता पार्टी यानी सवर्णों की सरकार, सवर्ण और कुर्मी मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और सवर्णों में भी कुछ एक जातियां। लेकिन आईएएस लॉबी अपने आप में एक जाति बन करके उभरी है बिहार में, जो इस सरकार को चला रही है। 5 से 6 आईएएस अधिकारी हैं गिनती के, वो लोग तय करते हैं। रिटायर्ड अधिकारी की आपने चर्चा की, बिल्कुल सभी रिटायर्ड अधिकारियों को कहीं न कहीं बिहार सरकार सेट करके रखती है, उनको जाने ही नहीं देती है, या वे जाते नहीं है। इस तरीके की खासागत व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है, और बिहार को अगर कुछ नहीं, कमी रह गया बिहार में, वो बात तो ठीक उसके है। लिए वो जिम्मेवार जी। देखिए, वो बात ठीक है, लेकिन बात है, मैं आपको एक वेबसाइट के हवाले से बता सकता हूँ। एक जबरदस्त आरोप ये लगा है कि एक कंपनी ऐसी, और मैं श्योर हूं, चूंकि मैं ना अभी किसी का नाम लूंगा, हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं, लेकिन चूंकि 2 आईएएस का नाम आया है, तो उसके आड़ में मैं बता सकता हूं कि कुछ वेबसाइट्स और क्या खबरें छाप रही हैं। बताया ये जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारा तो पाया ये कि एक कंपनी सीनियर आईएएस ऑफिसर की मदद से, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के सीनियर आईएएस ऑफिसर की मदद से हुआ ये कि उनको इस तरीके से ब्राइब दिया, और जो कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट करना था वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करना था विद इन द गवर्नमेंट। वो कंपनी ये अपॉइंटमेंट करती रही, और जो उस विभाग के सेक्रेटरी थे उनको वो कंपनी पैसे देती रही। और आपको बता दें, 18 अप्रैल 2023 को जो उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन जो कि आईएएस थे, उनको 2 बार पैसा मिला, 40 लाख और 21 लाख रुपया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो सेक्रेटरी थे उस डिपार्टमेंट का, तो 10 ग्राम का गोल्ड भी मिला, गोल्ड कॉइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। और कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के बताया भी गया जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो परत दर परत खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ईडी के पास सारा इंफॉर्मेशन है रामबंधु बस,
क्या अब ईडी को लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई करेगी भी, भले ही वो सरकार के चहेते अफसर हों, लेकिन अब ईडी इस स्थिति में है कि कार्रवाई कर सकती है? ईडी इस स्थिति में है कि भाई निगरानी विभाग या उसका जो विजिलेंस मशीनरी है उसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है और जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको एक्सपोज कर सकती है? तब और अब में क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है? या आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी किसी तरीके से जेडीयू पर दबाव बनाना चाह रही है? जो कल जेडीयू के सरकार के नजदीकी थे, उस अफसर को शिकंजे में लेकर के जेडीयू पर दबाव बनाना चाह रही है ताकि जेडीयू इधर से उधर नहीं जाए और बीजेपी के लोग या बीजेपी सरकार पर पूरे तरीके से हावी होने लगे। क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जिस तरह की खबरें मिलती हैं या बड़े पत्रकारों या बड़े ओहदों पे बैठे लोगों से बातचीत करने के बाद जो बातें समझ में आती है कि करीब 9 ऐसे भूतपूर्व वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, जो नीतीश कुमार जी के आज भी करीब हैं, आज भी वो सलाह देते हैं और बिहार का संचालन करते हैं। इस चुनाव में जो जो भूमिका जीविका दीदी की रही, ये कांसेप्ट भी वहीं से आया था। तो और उन्हीं लोगों के लॉबी के कारण नीतीश कुमार या ये जो मौजूदा सरकार है, वो काम करती अब तक रही है। हम लोग प्राय मीडिया में इस बात को कहते रहे हैं कि संजय झा, ललन सिंह या कोई फलाना नेता नीतीश कुमार पे हावी है। वो जदयू में भले ही हावी हो सकता है, जदयू की राजनीति में भले ही हावी हो सकता है, लेकिन सरकार या विभागीय निर्णयों पे अ, ये जो नीतीश कुमार का अपना जो लॉबी है भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर का, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। जो मौजूदा आईएएस ऑफिसर हैं, जो खासकर अब नई सरकार बनी है, जो मुख्य सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदि जो मौजूदा हैं, इनमें और उनमें एक तरीके से कहिए कि अब टकराहट होगी या टकराव हो रही है और इसी का ये नतीजा है। इस केस को थोड़ा समझिए कि ये जो रिशु श्री हैं, रिशु राजन सिन्हा, इन्होंने तो करप्शन का एक इकोसिस्टम बना दिया है। ये कोई सामान्य नहीं है कि इन्होंने गलत तरीके से टेंडर ले लिया या ये केवल आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देते थे। ये कई महत्वपूर्ण मंत्रालय या समझिए कि वो मंत्रालय जो बड़े-बड़े टेंडर निकालते हैं, जैसे जल संसाधन है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, नगर विकास है, भवन निर्माण है, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इन सबों विभागों का टेंडर कब निकले, उसका रेट कितना हो और साथ ही साथ उस विभाग के इंजीनियर, चूंकि जब ऑफिसर के द्वारा टेंडर दिया जाता है तो ठेकेदार के सामने एक विभाग का जो इंजीनियर होता है वो चुनौती बन के आता है। तो उस इंजीनियर को कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि टेंडर का जो वाटर नेक है, कहाँ पे फाइलें अटक जाती हैं और उसको कितने राशि में सॉल्व किया जाता है, ये सब इनको पता है। एक तरीके से एक इकोसिस्टम को इन्होंने जन्म दिया है रिशु सिंह ने, रिशु रंजन सिन्हा जी ने, और वो एक किसी भी दूसरे कंपनी को टेंडर दिलवाते थे लगभग 8 से 10% की रिश्वत पे, और उसके बाद उसी कंपनी से, उसी फॉर्म से वो सब टेंडर भी लेते थे जो उनकी कंपनी होती थी। तो एक तरीके से वो चौतरफा उनका इनकम भी होता था और जो उनके जरिए टेंडर लेता था उसके लिए सिंगल विंडो है रिशु सिंह, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। विभाग से टेंडर भी मिल गया, टेंडर का जो बीड है वो भी वो जान जाते थे, बाद में एक इंजीनियर के द्वारा जो प्रॉब्लम आए वो भी सॉल्व हो जाता था। तो एक आदमी, कोई एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसके व्यक्तिगत स्तर पे करप्ट होने या किसी एक आईएएस ऑफिसर, एक मंत्री या किसी कोई एक बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के प्रभाव में आकर के इस तरीके का कोई इकोसिस्टम या एक अम्ब्रेला नहीं क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भूतपूर्व ऑफिसरों के द्वारा भी एक इन लोगों को उसमें मिल रहा था, एक गाइडलाइन मिल रहा था कि कैसे काम होता है। और चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा सरकार की या जो घटक दल में जितने भी पार्टी हैं, उनकी एक व्यवस्था भी रही है कि चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाता है। अपनी अपनी पार्टी, अपने मुख्यमंत्री के बारे में कोई क्या कर सकता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन ये देखने वाली बात है, जिस तरीके से मामलों का पर्दा दर पर्दा उद्घाटन हो रहा है, लोग ये सारी खबरें तो आई हैं ईडी के द्वारा कि रिशु सिंह कितने ताकतवर थे, वो किस तरीके से किन विभागों में काम किए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने जिस तरीके से करप्शन का इकोसिस्टम क्रिएट किया है, ये चिंताजनक विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये इकलौते हैं या ऐसा कोई और ब्रोकर है। ये ठेकेदार से ज्यादा ये ब्रोकर का काम है इनका। ये ठेकेदारों को
और इंजीनियर ठेकेदार और इंजीनियर के बीच, ठेकेदार और विभाग के बीच, कई विभागों के बीच ये ब्रोकरी का काम करते हैं। तो क्या जो करप्शन का इकोसिस्टम बना है, उसमें एक इकलौते यही ब्रोकर हैं या नहीं, ऐसे-ऐसे ठीक है। और कई हैं? ये 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 सवाल ऐसे बहुत ही कई हैं, लाज़मी है। ऐसे कई हैं, लेकिन रिशु श्री बड़े पावरफुल माने जाते हैं। और रिशु श्री जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या उसके नियमावली में चेंज किया जाए, ये रिशु श्री करा देते हैं। कि सवाल उठता है कि रिशु श्री का ये प्रभाव सबको पता है, पर रिशु श्री का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मतलब साफ है कि रिशु श्री के इशारे पे सिस्टम कैसे चलता है। पर मैं हैरान कुछ और बात से हूँ। अभी तक सुनता था कि भाई जो बीपीएससी रैंक, जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं, आईएएस नहीं के बराबर पकड़े जाते थे। आप कह लीजिए तो संजीव हंस एक एक्सेप्शन है, या दो लोगों का अभी नाम आया है, तो इन दो लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बड़ा सवाल यही उठता है। मृत्युंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं पूछूंगा, पर मैं सुजीत आपसे समझना चाहता हूं कि पटना में ये जो चर्चा की रिशु श्री ने इन दो अफसरों को यूरोप में इस तरीके से मस्ती कराया, उनके खर्चे का हिसाब रखा, चर्चा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? आईएएस तो रेयरली सवालों के घेरे में आते हैं। अब पहले संजीव हंस, अब फिर से दो और लोग का नाम आ रहा है। क्या इसके बाद अफसर सकते में है? पटना में लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम वाजिब सवाल पूछा है। यहाँ पर राजधानी में जिस तरीके से ईडी ने कल कार्रवाई की है, उसके बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार जब आया था, जब संजीव हंस का नाम आया था, वो भी आईएएस थे, ये दोनों भी आईएएस हैं। और अहम बात ये है कि दोनों जो है ये अहम पदों पर, ये इनकी नियुक्ति भी पहले भी हो चुकी है। योगेश सागर 2017 बैच के आईएएस है। अररिया के में एसडीओ के रूप में शुरुआत किए थे, बुडको के चेयरमैन रहे थे, ये हाल फिलहाल तक। बुडको जो है ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, और जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट का काम होता है उसमें बुडको का बहुत बड़ा रोल होता है। अभिलाषा सागर जो है ये भी छोटी मोटी पर्सन नहीं है। अभिलाषा सागर का जो नाम आया, तो अभिलाषा शर्मा जो है, अभिलाषा सागर शर्मा जो है, ये भी एक पावरफुल मानी है। देखिए जब ये घटना घटी कल, जब कार्रवाई हुई, उसके बाद से ये इत्तेफाक था कि मैं उस समय एक सत्ताधारी दल के विधायक के पास बैठा हुआ था, और वहां पर चर्चा ये बात शुरू हुई कि किस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है। वहां से जो चीजें सामने निकल के आई, पंकज जी, चीजें छन की जो सामने आई, ये बिल्कुल तय ऐसा दिख रहा था, जो इनपुट्स जो मिल रहे थे कि अभी जो आईएएस लॉबी है, ये अभी रडार पे है, ईडी के रडार पे है। और ये रडार पे क्यों है, ये जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, वो तो उसी से पता चल जा रहा है कि क्यों रडार पे है। क्योंकि जो इनपुट आ रहे हैं उसके हिसाब से ईडी को इस बात का पुख्ता जानकारी ईडी को लगभग लगभग मिल चुकी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किस तरीके से काम किया गया है। और आईएएस लॉबी तो ताकतवर लॉबी मानी जाती है, तो ईडी ने अगर कार्रवाई की है तो पूरी पूरी तैयारी करने के बाद से कार्रवाई की होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नाम आया है दो आईएएस ऑफिसर्स का, और जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर ईडी अपनी कार्रवाई आगे करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कई कई नाम और सामने आ सकते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, खलबली है, सोचा जा चलिए, रहा है, खलबली है, पानाफोसी हो रही है, खलबली बातें हो है। रही है। कहा यह जा रहा है कि इन दो अफसरों के परिवार को यूरोप में टूर कराया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एक अफसर ऐसे हैं जिनके छत पर बागवानी में आए 9 लाख रुपए का खर्च भी रिशु श्री ने ही उठाया है। मृत्युंजय शर्मा, मोडस ऑपरेंडी देखिए। और बड़ी बात यह है कि निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद ने ईडी का पत्र मिलने की पुष्टि की है, और उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए निगरानी के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में मामले को दिया गया। मतलब सच्चाई जो है वो सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मैं वही सवाल पर फिर आऊँगा कि ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल पर शिकंजा कसना, हाथ बढ़ाना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। बिहार में एक केस था, उसके बाद फिर से दो अफसरों पर शिकंजा कसने को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक शिफ्ट आया है, आप देखेंगे पिछले 6-7 वर्षों में। पहले अक्सर कभी भी आईएएस ऑफिसर्स पर किसी प्रकार का इल्जाम लगता था
तो हम जनरली आर्टिकल 311, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है, कि जिसमें इम्यूनिटी देते हैं जो अपने सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं किसी भी कार्रवाई के अगेंस्ट उनको। पिछले 7-8 वर्षों में आप देखेंगे, पहले कोई भी ऐसी कार्रवाई होती थी तो ज्यादा से ज्यादा उनका एक तरह से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था पेंडिंग इंक्वायरी एंड सो ऑन। पिछले 7-8 वर्षों में एक फहरिस्त है आईएएस ऑफिसर्स की, जो न सिर्फ गिरफ्तार हुए, जिन पर न सिर्फ कार्रवाई चली, बल्कि जेल भी गए, लंबे लंबे समय तक जेल गए। मैं अपने झारखंड की बात करूं तो आपको याद होगा, पूजा सिंघल जेल में रही करीब 1.5-2 साल। छवि रंजन अभी जेल से निकल के आए हैं 1-2 हफ्ते पहले, मुझे लगता है 2.5 साल के बाद। वो रांची के डीसी रहे, सोचिए। पूजा सिंघल खुद 2002 बैच की आईएएस अधिकारी, इतनी सीनियर है। उनको भी छोड़ दी। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम विनय चौबे, जो जो एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, वो अभी जेल गए हैं। इनफैक्ट एसीबी ने भी उन पर शिकंजा कसा है और ईडी ने भी कसा है शराब घोटाले के मामले में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो सौम्या चौरसिया, जो जो भूपेश बघेल जी की पीएस हुआ करती थी, वो जेल में है अभी तक। रानू साहू वहां पे एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, वो जेल में है अभी। दिल्ली शराब घोटाला आप देख लीजिए, उसमें आईएएस ऑफिसर्स जेल गए। तो अब मुझे लगता है, और ये मुझे एक सही प्रेसिडेंट लगता है मुझे, अब जैसे इनफैक्ट अभी बता रहे थे सुजीत जी, कि जब इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो बाकी भी जो आईएएस अधिकारी होते हैं स्टेट में, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उस स्टेट में, वो थोड़ा सा सजग हो जाते हैं। उनको दिखता है कि हम इम्यून नहीं है किसी भी प्रकार के एक्शन से। और बहुत एक प्रकार से, जब यहाँ भी झारखंड में इस प्रकार के इश्यूज हुए थे तो मुझे याद है कई सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने फोन तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे कि पुराना कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास रहे ही ना, अगर ईडी हमें पकड़ के भी ले जाए तो। और उसके बाद फाइलों पे साइन करने से वो डर रहे थे, किसी प्रकार के मेजर डिसीजंस लेने से डर रहे थे। बिहार में इस तरह के प्रेसिडेंट अभी तक देखने को नहीं मिले थे, और वही मैं कह रहा हूं मंगल जी, यही वो कारण भी है जिसके कारण वो नैरेटिव बन पाया। एक तो नैरेटिव बना कि जो अधिकारी है वो नीतीश जी के आसपास बैठ के सरकार चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल करप्शन भी है, वो भी एक सच्चाई है। तो किसी अधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं होता है? जब एक्शन होना शुरू होता है तो कम से कम जनता में विश्वास जगता है कि मे बी पॉसिबल कि 100% करप्शन नहीं दूर हो, लेकिन सरकार कम से कम उनके साथ तो नहीं खड़ी है, जहां भी दिखेगा वहां एक्शन तो ले रही है। तो नैरेटिव बन के निकलने लगता है। और इसलिए जरूरी है, जब खास करके स्पेसिफिक, इनफैक्ट इसका अगर आप ट्रेल, जो लेटर्स आप बता रहे थे कि ईडी का लेटर मिला, जो स्पेशल एजेंसी है, विजिलेंस एजेंसी है उसको, और उसने एक्सेप्ट भी किया है इसको। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल मामले, एक तो भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरा पीएमएलए का मामला भी है इनफैक्ट, तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि ये चीज सरकार कोशिश करेगी, चाहेगी कि जैसे भी जितने भी ऐसे मामले संज्ञान में आए, उस पर किसी प्रकार का कंक्लूसिव एक्शन लिया जाए, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एक तो जनता में, दूसरा एक मैसेज जा सके ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको। जब भाई, इनको तो मैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं मानूंगा, दोनों जो ऑफिसर्स अभी जिन पर कार्रवाई चल रही है, 13 बैच के, 17 बैच के हैं। लेकिन अगर इस घेरे में कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, सीएस रैंक के अधिकारी आते हैं, 90 बैच के, 90s बैच के अधिकारी आते हैं, तो मुझे लगता है उसका और ज्यादा हैवी मैसेज जाएगा कि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अब इम्यून नहीं है इस प्रकार के एक्शन से। और उससे फिर जनता का विश्वास भी बढ़ता है मेरे ख्याल से प्रशासन में, पंकज जी। चलिए, जनता का विश्वास बढ़ता है, ये बात सच है। पर प्रियदर्शी रंजन, अब सरकार को क्लीन दिखाना, आपको लगता है बीजेपी को लग रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पर तभी आएंगे जब हमारे मिनिस्टर परफॉर्म करते नजर आएंगे? अपराध पर जोरदार शिकंजा कसेगा, और अपराध पर जोरदार शिकंजा कस रहा है। अगर बड़े अफसर शिकंजे में आते हैं तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जाएगा कि इस सरकार में बड़े अफसर भी करप्शन करेंगे तो बचेंगे नहीं। बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज भी लेने के पक्ष में है। ये जो अधिकारियों का जो सिंडिकेट बना हुआ है, इसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तोड़ना चाहती है कि उद्योग लगाना बिहार में बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो वायदे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस बार का वायदा माना जा रहा है एनडीए की ओर से, तो वो निभाना भारतीय जनता पार्टी को है। महिलाओं को छोड़ करके बाकी सारे वादे, जो कमिटमेंट थे चुनाव के दौरान, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है एनडीए की ओर से। तो उसमें उद्योग भी है। तो उद्योग लगाना जो जिम्मेवारी है ना, उसके लिए ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए हमारे यहाँ किस तरीके से होम मिनिस्ट्री के लेवल पर काम हो रहा है। आपको अब सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी सिर्फ ये मामले में नहीं, अनेक मामलों में मिलेगा, सिर्फ सुरक्षा के मामले में नहीं। ये जो अधिकारी आपको तंग करते हैं, ये भी नहीं तंग कर पाएंगे। इन पर भी जबरदस्त शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पिछले 20 सालों में आप देख लीजिए, बिहार में अगर कहीं पिछड़ापन रहा, तमाम चीजों में तो बड़ा उत्कृष्ट कार्य हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में तो मौन क्रांति जैसा काम हुआ है।
लेकिन कुछ एक क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ रहा है, उसमें उद्योग रहा है। उद्योग क्यों नहीं लगा? बाहर से पूँजी क्यों नहीं निवेश हुआ बिहार में? तो एक मामला माना जाता था कि एक तो है कि म क्राइम कंट्रोल उस तरीके से नहीं है, हालाँकि था, लेकिन फिर भी माहौल उस तरीके से नहीं बन पा रहा था और दूसरा ये था कि अधिकारियों का मनमानेपन की वजह से यहाँ लोग नहीं आना चाहते थे। वरना देखिए बिहार वो स्टेट है जिसने सिंगल विंडो को लागू किया था, उद्योग लगाने के लिए। पहला बिहार ऐसा राज्य था जिसको बाद में गुजरात ने कॉपी किया। बिहार की सरकार ने पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम लाया था कि एक विंडो में जाइए, उद्योग के लिए सारे मामलों को लेकर के आपको क्लीयरेंस मिल जाएगा। इसके बावजूद बिहार में उद्योग धंधा नहीं लग पाया। कारण क्या है? तो ये 2 बड़े कारण बताए जाते थे और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन दोनों कारणों को समूल मिटा दिया जाए। जो शंका है उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, पूंजी निवेशकों के, उसको दूर किया जाए। तो एक तरीके से बुलडोज और ये वो स्टेटमेंट दे करके सम्राट चौधरी ने एक लेवल पर काम किया है और दूसरे लेवल पर ये काम हो रहा है कि अधिकारियों के मनोबल को चकनाचूर किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बाधा अधिकारियों का बढ़ा हुआ मनोबल बिहार के लिए बहुत परेशानी का सबब रहा है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों का भी ये लोग इज़्ज़त नहीं करते थे। बिचौलियों के बीच में ये बहुत बैठते थे। बिचौलियों से उनका इनका नाता बहुत बढ़िया सुदृढ़ रहता था। लेकिन जनता से कहिए तो नहीं रहता था। जनता से इनको कोई मतलब ही नहीं है। मंत्री राजनेताओं से ये संबंध रखना ही नहीं चाहते थे अधिकारी लोग। पूरी तरीके से प्रोटोकॉल बता करके कटते रहते थे। अब जो है ये चीज़ें नहीं होंगी। कई मंत्रियों का नाम अब के ज़ेहन में भी होगा, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के ज़ेहन में होगा कि वो मंत्री थे लेकिन उनका चलता नहीं था, चलता अधिकारियों का था। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। फाइल पर तो सिग्नेचर मंत्री का होना है, सब कुछ होना है फाइनल, लेकिन आईएएस तय करते थे कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। कई ऐसे आईएएस अधिकारी बिहार में आज भी हैं, जो कई मंत्रियों से ज़्यादा पावरफुल हैं। उनका आप नाम ले सकते हैं। अभी-अभी कुछ महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारियाँ भी एक आईएएस अधिकारी को दी गई है। नाम लेना ठीक नहीं होगा चूँकि एक माहौल दूसरे तरीके से बनता है, लेकिन वो विश्वास पात्र लोग हैं जो किसी भी मंत्री से मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े ओहदेदार माने जाते हैं आज की तारीख में। और मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के बाद कई ऐसे पावरफुल आईएएस हैं जो अघोषित तौर पर हायरार्की में सम्राट चौधरी से ऊपर का ओहदा रखते हैं। सम्राट चौधरी उन लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल हायरार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के नहीं बाद नहीं मैं तो हूँ। वो आईएएस वो अधिकारी नहीं भाई है। अघोषित आप क्यों कहते हैं? हमें ये क्यों बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे और के पाठक के डर से वो मंत्रालय ही नहीं आते थे? जरा सोचिए, ये मंत्रालय नहीं आते थे बताता जी। है ना अपने आप में कि एक मंत्री की स्थिति क्या है बिहार में। दूसरी बड़ी बात ये है, चलिए मैं मानता हूँ के पाठक का इमेज बड़ा क्लीन था, लेकिन भाई एक चुना हुआ प्रतिनिधि एक अफसर के डर से मंत्रालय नहीं जाए क्योंकि उसको डर लगता था कि किस तरीके से मेरी बेइज्जती होगी। और तो और आपको याद होगा सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में, जो बक्सर से एमपी हैं, उन्होंने कृषि विभाग के अफसर पर किस तरह के आरोप लगाए थे। खुद मिनिस्टर थे, कह रहे थे हमारी सुनी नहीं जा रही है, रैम्पेंट करप्शन है, कुछ हो नहीं रहा है, अफसरशाही विजय चरम सिन्हा। पर है। और ऐसा बोलते हुए खुद विजय सिन्हा ने क्या बोला, इस बात को आप जान लीजिए प्रियदर्शी रंजन। तो सवाल तो यही उठ रहा है राम बंधु वत्स कि क्या अफसरशाही पर नकेल कस के बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि आइए इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है, या इसके साथ साथ बीजेपी ये भी मैसेज दे रही है कि जो कुछ अफसर सत्ता चला रहे हैं सालों से, अब भूल जाएं कि वो सत्ता चलाएंगे। बीजेपी पार्टनर है, घटक दल है, उसके ज़्यादा सदस्य हैं। अब बीजेपी पिछलग्गू रहने वाली नहीं है, बराबर से डील करेगी और सरकार में इक्वल से होगा या ज़्यादा से होगा, कम नहीं होगा, जैसे पहले होता रहा है। रामबंधु बस जी इतना तो संदेश बीजेपी की ओर से, खासकर जब बीजेपी इस मौजूदा सरकार में ताकतवर हुई है, इतना तो मैसेज जरूर है अधिकारियों को भी कि कोई अधिकारी केवल नीतीश कुमार के पास या मुख्यमंत्री आवास में लॉबी करके ये ना समझे कि वो अपने घटक दल या अपने घटक दल के मंत्रियों को नजरअंदाज कर सकता है। चूंकि जब आप चुनाव में जाते हैं तो जवाबदेही तो घटक दलों पर भी होती है। ऐसा नहीं कि सारा नीतीश कुमार ही होते हैं। वहां तो जवाबदेही, अगर रोजगार नहीं मिल पाया, अगर
इन्वेस्टर नहीं आ पाए, तो जदयू के साथ-साथ सवाल बीजेपी से भी पूछी जाएगी। नीतीश कुमार के साथ-साथ मोदी जी से भी जब सवाल पूछे जाएँगे। तो ये संदेश देना ज़रूरी भी है और ये उसी की कड़ी भी है। और कोई भी ऑफिसर चाहे वो अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो कि सिर्फ़ अपने मंत्रियों से ज़्यादा अपने सचिवों को सुने, ये जो हालात है, आपने जिन 2 मंत्रियों को का उदाहरण दिया, ये तो हालात तभी होते हैं जब प्रधान सचिव केवल मुख्य सचिव की बात सुनता है, अपने मंत्री को नज़रअंदाज करता है। ये जो हमारा ढाँचा है लोकतांत्रिक या संघीय जो भी ढाँचा है, सरकार जिस तरीके से बनती है, उसमें मंत्रियों का एक महत्व होता है क्योंकि जनता से कनेक्ट वही हैं, चुनाव में उनको जाना है, वादे वही करते हैं। तो और उसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो फिर वही हाल होता है। आप देखिए कि पुरानी सरकारों में पुराने इससे पहले इस सरकार में मंत्रियों की नहीं सुनी जाती थी, तो नतीजा क्या हुआ? पुल एक ही पुल 2-2 3-3 बार गिरने लगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर मंत्री का सुनते हैं या एक आम धारणा है कि मंत्री करप्ट होते हैं, ऑफिसर बहुत ईमानदार होते हैं। तो जिस राज्य में भी आप देखेंगे केवल ऑफिसरों की चलती है, वहाँ पे करप्शन की बात ज़्यादा आती है। वो जन आकांक्षाओं को ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो एक संदेश तो बीजेपी को देना ही चाहिए और ये उसी की कड़ी है। और इसमें अभी और परत दर परत जब मामले खुलते जाएँगे, अभी तो 2 ही उदाहरण आए हैं, 2 से अधिक और भी जब आईएएस ऑफिसरों के नहीं, खिलाफ पर कार्रवाई वो होगी, सारा उनकी बात, संख्या लेकिन बढ़ेगी, पिछली तो निश्चित तौर पे पिछली सरकार में मृत्युंजय जी विजय सिन्हा का मिनिस्ट्री छीन लिया गया था, बड़ी चर्चा हुई थी। एक ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहे थे और जाते जाते उन्होंने कर भी दिया, लिख भी दिया। पर कहा यह जा रहा था कि वही वो मुख्य कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके पक्ष में बड़े अधिकारी और कई मंत्री आ गए और विजय सिन्हा से वो मंत्रालय छीन लिया गया। बाद में उनको खान और क्या क्या मिनिस्ट्री दिया गया। विजय सिन्हा बहुत डिसहार्टेंड थे, लेकिन ये खबर बाहर आ गई। तो अब क्या वो इमेज मेकओवर की प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रहा है? पंकज जी, ये हमेशा मुझे लगता है बहुत फाइन लाइन होता है। कई बार इसका एक आंसर नहीं होता है कि किसी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में ब्यूरोक्रेट गलत है या मंत्री गलत है। एक आंसर कभी नहीं हो सकता। कई केसेस में मंत्री भी गलत होते हैं और कई केसेस में आपको ब्यूरोक्रेट भी गलत दिखेंगे। मुझे याद है, इनफैक्ट आपने एग्जाम्पल नहीं, उठाया पर तो एक 2005 से कंस्ट्रक्शन कंपनी बार बार वही पुल बनाए और वो जी। उसको मिलता भी रहे और उसके पक्ष में बहुत सारे अधिकारी आ जाए, तो ये पता चलता ना कि किस तरह का गठजोड़ है, नेक्सस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष भी बोलता रहा है, सरकार के लोग भी बोलते रहे। बिल्कुल पंकज जी, मैं वही कह रहा हूं कि कई बार, इनफैक्ट मुझे याद आता है जो नीतीश जी का पहला कार्यकाल था, आप देख लीजिए उसमें जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है। इनफैक्ट एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप देखेंगे तो अभ्यानंद जी को एक वो कॉन्फिडेंस दे दिया गया था। और इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो उस समय उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसी समय के एक मंत्री जो थे, और अभ्यानंद जी को ट्रांसफर ना करके उस मंत्री को ट्रांसफर कर दिया गया था नीतीश जी के द्वारा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देना था कि आपको फ्री हैंड है। लेकिन फिर जो बहुत स्पेसिफिक इंस्टेंस है, देखिए वो आपको देखना पड़ेगा कि उस केस में जो दोनों का इंटेंशन है, वो काम करने की शैली है, कौन सही और गलत है। मैं उससे थोड़ा डिफरेंट मानता हूं अभी जो पिछली सरकार में हो रहा था। मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही थी। और एक पॉइंट तक, और ऐसा होता है बहुत नेचुरल पंकज जी, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अगर उनके साथ एक लेवल ऑफ कंफर्ट बन जाता है तो धीरे धीरे हम बाकी लोगों को दरकिनार करते हुए उसी को और ज्यादा काम देते हैं, उन्हीं को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। तो मुझे लगता है वो अकुमुलेट होते होते पिछली सरकार में तक क्या हो गया था, ये जो 5-7 ऑफिसर्स है जो जनरली जिनका नाम बार बार लिया जाता है, आप देखेंगे बहुत मेजर डिसीजंस ये लेते रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है कि जो मंत्री आप देखेंगे नीतीश जी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में, कोई ऐसा मंत्री आपको नहीं दिखेगा जो बहुत कंटिन्यूअसली किसी डिपार्टमेंट में लगातार रहा हो। आप देखिए वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होते रहे। पहले मान लीजिए, पहले की 2 सरकारें उठा लीजिए आप, अगर सुशील मोदी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वही करीब करीब जब तक वो रहे सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर वही रहे। इन सरकारों में आपको ऐसे मंत्री नहीं दिखेंगे जो एक मंत्रालय में लगातार हो। अब इससे क्या होता है कि उस मंत्री का उस मंत्रालय में उस प्रकार का रुतबा और दखल जो होता है बहुत लॉन्ग टेन्योर के बाद, वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता है। और ब्यूरोक्रेट जो वहां पे लंबे टेन्योर से बैठा है उसका अपना एक दबदबा हो जाता है उस डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत फाइन बैलेंस है। पिछली सरकार में हुआ यही कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने एक्सपीरियंस, टेन्योर बोले या नीतीश जी के साथ कंफर्ट है, उसके बेसिस पर वो मंत्रियों से ज्यादा हावी होने लगे थे।
और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बीजेपी स्पेसिफिकली और पूरा सरकार भी वो थोड़ा सा उसको ब्रेक करना चाहिए कि ये वाला जो एक इमेज बन गया है, एक दिमाग में आम धारणा बन गई है कि ब्यूरोक्रेटी सरकार चला रहे हैं, नीतीश या मंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहे, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी, बहुत कॉन्शियस लेवल पे कोशिश की जाएगी। एक चलिए, तो मुझे उसको की भी मुझे जाएगी, उसको मुझे दिखाया भी मृत्युंजय जाएगा जी कि किया वही जा रहा लग रहा है, मुझे वही लग रहा है, चूंकि समय की सीमा खत्म कर रहे हैं, बहुत तरह की चर्चा अब उठने लगी है, बहुत सारे खोजी पत्रकारों ने बहुत तरह की बात की है, एक गंभीर आरोप बेल्ट्रॉन के खिलाफ भी लगाया है कि 2021 में क्या हो रहा था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या चिट्ठी लिखी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से अफसरों को अबलाइज किया गया है। बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बिहार में जिस तरीके से आरोप लगता रहा, जो मुख्यमंत्री के नज़दीक रहा, कभी आरसीपी टैक्स, कभी डीके टैक्स, क्या बिहार इन टैक्स से बाहर निकल पाएगा? और क्या बिहार में इन टैक्स की आड़ में कई सारे अफसर जो अपनी जेब गरम कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से 2 आईएएस ऑफिसर पर जो कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्या वो अंजाम तक पहुंच पाएगी? और क्या नई सरकार बेहतर गवर्नेंस मॉडल पेश कर पाएगी? और बेहतर गवर्नेंस मॉडल पेश करने के लिए जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर लोगों में एक विश्वास का माहौल आएगा। क्या बीजेपी उस विश्वास को पैदा करना चाहती है, या बीजेपी इन अफसरों के जरिए अपने ही घटक दल जेडीयू पर दबाव बढ़ाना चाह रही है? ये भी एक गंभीर सवाल है और इस पर हम लगातार नजरें बनाए रखेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। रामबंधु बस जी, प्रियदर्शी रंजन, मृत्युंजय शर्मा जी, सुजीत कुमार, आप सभी लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।